जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेप्टा। हम बच्चों केटीजी पढ़ रहे थे और अभी तक हमने उसके 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। सेकंड लेक्चर के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमने बात की और पूरा हमने देखे मोनोटोमिक, डायटोमिक, पॉलीएटोमिक, लीनियर, सबके लिए किस तरीके का डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है वो सब हम चेक कर चुके थे। बच्चों अभी हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी की। इंटरनल एनर्जी की इंपॉर्टेंट टर्म है जो केटीजी में भी आपको जरूरत पड़ेगा और आपके थर्मोडाइनमिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा हर एक जगह आपको इंटरनल एनर्जी की बात पूछी जाएगी या फिर कुछ भी आप निकालेंगे तो आपको इंटरनल एनर्जी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम पहले उस टर्म को समझते हैं भी इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है इंटरनल एनर्जी मतलब कुछ अंदर की कुछ एनर्जी। वर्ड से ये समझ में आ रहा है यार, इंटरनल एनर्जी मतलब कुछ अंदर ही कुछ एनर्जी है। या फिर जैसे आप मुझसे पूछे जी आपकी इंटरनल एनर्जी क्या, समझ में अंदर जो एनर्जी है आपके पास में मैं उसको इंटरनल एनर्जी बोलूंगा। कुछ ऐसी सी ही बात आपके पास में आइडियल गैस की रहती है। आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ चीज को ना। बच्चों एक ऐसे कंटेनर मान लीजिए, ऐसे एक कंटेनर है आपके पास में, ठीक है, और कंटेनर में ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास में, एटम्स हैं यहाँ पे ऐसे गैस के कुछ हमने ऐसे रैंडम मॉलिक्यूल्स बना गैस के। बात समझ में आएगी? ठीक है। अभी ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम किसी v0 वेलोसिटी से मूव करवा लें। इस कंटेनर को v0 वेलोसिटी से मूव करवा लें, ठीक है। अब मान लीजिए पहले कंटेनर मूव नहीं कर रहा था, ये कंटेनर आपके पास में रुका हुआ था, इसके अंदर आइडियल गैस है। तो अगर आप इन एटम्स से पूछेंगे भाई साहब तुम क्या रेस्ट पे हो, क्या वो रेस्ट पे रहेंगे या ऐसे रैंडम मोशन करते रहेंगे, क्या होगा आपके पास? आप मान लीजिए इसकी वेलोसिटी नहीं है, एक बार के लिए भूल जाइए कोई वेलोसिटी की बात हुई है, कुछ वेलोसिटी नहीं है। एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर गैस है आपके पास में। तो मैं अगर आपसे, मेरा सवाल क्या है कि इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास में, तो यार उनका मोशन कैसा होगा आपके पास में? वो रुके हुए रहेंगे, जैसे ये सब एटम में रुके हुए रहेंगे, सब रैंडमली मूव करते होंगे, क्या होता होगा? सब रैंडमली मूव करते हैं, थोड़ी भी रुके हुए रहते तो कहीं प्रेशर ही नहीं आता आपके पास। सब क्या करते हैं बच्चों? रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो ये अपना मस्त मूव कर रहा है इधर, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, ये भी अपने से मस्त मूव कर रहा है, इधर गया, इधर गया, इधर, ऐसे मूव कर रहे हैं सब। सबका ऐसे रैंडम मोशन है, कुछ भी कुछ करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझ में आ गया कि गैस molecules is having random motion, with respect to कंटेनर बोल देता हूं क्योंकि अभी हम मान रहे हैं कि ये रुका हुआ है, मूव करेगा तो हम देखेंगे क्या होगा आपके पास। समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर आप इसको v वेलोसिटी से मूव करवा दें, इसको अगर आप v0 वेलोसिटी से मूव करवा दें, किसी कंटेनर को मूव करवा दिया हमने v0 वेलोसिटी से, तो क्या होगा? ये रैंडम मोशन तो रहेगा, इस साथ में एक ये वाली वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की और ऐड हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में हैं और ट्रेन में आप ऐसे कुछ ऐसे डांस कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है। अब ट्रेन चल पड़ी तो ऐसा थोड़ी भी डांस करना, डांस तो वैसे ही होता रहेगा। तो ये डांस की जो मोशन था वैसे सेम का सेम, पर एक ट्रेन की वेलोसिटी और इसमें ऐड हो जाएगी। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे, ये रैंडम मोशन ऐसे ही रहेगा, बस इसमें एक v0 वेलोसिटी आपके पास में ऐड हो जाएगी। तो ये वाला पाथ प्लस एक v0 की जो पाथ है वो मिलके कुछ नया पाथ आपको विजुअलाइज होगा ग्राउंड फ्रेम के अंदर। समझ में आ रहा है? अगर आप कंटेनर बैठ के देखिए तो ऐसे दिखाई देगा। आप समझ के देखिए, अगर जैसे मैं ट्रेन में ऐसे डांस कर रहा हूँ, एक हाथ ऊपर कर रहा हूँ, एक हाथ ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं ट्रेन के अंदर, ठीक है। तो ट्रेन रुकी हुई है तो ग्राउंड वाले बंदे को ऐसे दिखाई दे रहा है, मास्टर ऐसे कर रहा है। पर मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी तो भाई साहब अब उसको सिर्फ मेरा हाथ ऐसे नहीं दिखाई देगा, उसको पहले दिखाई देगा अच्छा इसका हाथ ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। समझा? तो कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, तो कुछ नया पाथ आपको दिखाई देगा। फ्रेम बदलने से चीजें बदल जाती है। तो मैं बोल रहा हूं कंटेनर की फ्रेम में आपको रैंडम मोशन दिखाई देगा और ग्राउंड फ्रेम में आप देखेंगे तो आपको रैंडम मोशन प्लस ये वाला एक मोशन भी आपको दिखाई देगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 चीजें हैं आपके पास में। इस वाले मोशन का क्या नाम दे दें? इसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं, रैंडम है आपके पास में, तो इसको बोलते डिसऑर्डर्ड मोशन। समझ में आ गया? क्योंकि रैंडमली ये मूव कर, डिसऑर्डर्ड मोशन। और ये क्या है आपके पास में? ये एक सुलझा हुआ मोशन है, आगे की तरफ जा रहा है बिल्कुल, इसको बोल देते हैं ऑर्डर्ड मोशन। क्लियर? डिसऑर्डर समझ में आ रहा है? रैंडम वाली चीजें हैं। ऑर्डर्ड मोशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर आपके पास में बात हो रही है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखिए जो इंटरनल एनर्जी आती है आपके पास में, वो इस डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं। एनर्जी दोनों की वजह से, इसकी वजह से भी एनर्जी आपके पास में हर एक पार्टिकल के पास में होगी, दैट इज हाफ m v0 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वजह से सबकी वेलोसिटी इस तरफ है। पर एक रैंडम मोशन की वजह से तो कुछ एनर्जी होगी, कोई पार्टिकल जा रहा है, भिड़ रहा है, इसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ एनर्जीज है आपके पास में। तो वो वाली जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी विल बी ओनली कैलकुलेटेड ड्यू टू डिसऑर्डर्ड मोशन। समझ में आ रही है?
समझ में आ गई। तो डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से जो एनर्जी आपके पास में रहेगी उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो इसी बात को बच्चों हम लिख लेते हैं, क्या लिखा जाएगा, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ किसकी वजह से आएगी, इंटरनल एनर्जी इज ओनली कंसर्न्ड ड्यू टू कौन सा मोशन, ऑर्डर्ड या डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड मोशन, डिसऑर्डर्ड मोशन। समझ में आ गई। ये ऑर्डर्ड मोशन इंटरनल एनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, डिसऑर्डर्ड मोशन करता है। समझ में आ गई ये बात, स्पेलिंग का क्या, ऑर्डर्ड मोशन, ठीक है। अब आप सोच के देखिए यार डिसऑर्डर्ड मोशन किस पे डिपेंड करेगा। डिसऑर्डर मोशन को ज्यादा करना हो, कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे बता सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बहुत तेजी से कोलाइड करना शुरू कर देगा। सोच के देखिए, अभी आप मस्त ऐसे कोई पार्टिकल मस्त ऐसे घूम रहे, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनको टेम्परेचर बढ़ गया भाई सब भागो भागो भागो, तो बहुत ज्यादा रैंडमनेस और ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो डिसऑर्डर्डनेस है आपके पास में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की। इसके लिए आपको कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं, आप सीधी बात समझ सकते हैं। वैसे कमरे में बहुत सारे लोग हैं, अब जितना गर्मी करेंगे उतना पागलपन ज्यादा बढ़ेगा लोगों का। सिमिलरली सेम बात गैस फॉलो करती है। वैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो डिसऑर्डर्ड मोशन है, जो रैंडमनेस है, वो क्या होगी आपके पास में, बढ़ती जाएगी। उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कोलिजन के बीच का टाइम था वो कम हो जाएगा, बिकॉज सब तेज मूव करें तो ऑसिलेट भी जल्दी जल्दी होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं भी डिसऑर्डर्ड मोशन आपके पास में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसऑर्डर्ड मोशन क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगा। इस डिसऑर्डर्ड मोशन का रैंडम मोशन भी नाम दे सकते हैं। तो हम यहां से ये बात निकाल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कोई पाप थोड़ी कर दिया, सही बात बोली। बट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसऑर्डर्ड मोशन एंड डिसऑर्डर्ड मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी। तो भाई साहब मैं बोल सकता हूं दैट इज इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गई। फाइनली जब आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे इंटरनल एनर्जी का, तो आपको दिखाई देगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने सीखा डिसऑर्डर्ड मोशन is directly proportional to temperature of gas। तो यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में आ गई बच्चों। तो इस वाली चीज से क्या, कई बार इसका सवाल आ जाता है आपके पास में कि जो इंटरनल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन से मोशन की वजह से, डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से। या फिर आप मोशन जैसे डिसऑर्डर्ड मोशन कैसे जज करेंगे, कौन से फ्रेम में देखना है, तो आपको कंटेनर के फ्रेम में देखना है या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखना है। समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे ये डिसऑर्डर्ड मोशन किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर बोल दो या फिर सेंटर ऑफ मास बोल दो, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। Internal energy is only considered due to disordered motion with respect to center of mass of system। समझ आ गई। या फिर कंटेनर भी आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा या फिर आप कंटेनर के ऊपर बैठ के जब आप रैंडम मोशन ऑब्जर्व करेंगे उसकी बात हो रही है। तो ग्राउंड फ्रेम में भी आपको रैंडम मोशन दिखाई दे रहा है। ग्राउंड फ्रेम में डिसऑर्डर्ड प्लस ऑर्डर दोनों मिक्स होकर वापस डिसऑर्डर्ड बनेगा। ग्राउंड फ्रेम में भी आपको डिसऑर्डर्ड मोशन दिखाई दे रहा है, पर वो इंटरनल एनर्जी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंटरनल एनर्जी में वही डिसऑर्डर्ड मोशन पार्टिसिपेट करेगा जो किस फ्रेम में है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में या फिर कंटेनर के फ्रेम में है। मेरी बात समझ में आ गई। तो कभी आपको ऐसे बोले कि बताओ इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी, अगर इसकी इंटरनल एनर्जी यू नॉट है, आपको बोल दिया इफ, आपको ऐसे बोल देते हैं कि एक सवाल ऐसे बना लेते हैं छोटा सा, जिससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। आपको बोला कि गैस की इंटरनल एनर्जी है कुछ यू नॉट क्या है इसकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, ऐसे बोल दिया इंटरनल एनर्जी यू नॉट है। एम क्या हो गया आपके पास में, मास बोल दिया, मास ऑफ गैस बोल दिया आपको, और बोला कि ये इधर वी नॉट वेलोसिटी चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। ये सवाल बन गया भाई साहब, ये क्या क्या पूछ लिया बच्चों, इसमें टोटल एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो क्या इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी होगी, नहीं, इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिसऑर्डर्ड मोशन की वजह से है। इंटरनल बच्चों किसकी वजह से, सिर्फ डिसऑर्डर की वजह से। आपको एक और एनर्जी कंसीडर करनी पड़ेगी, वो कौन से वाली, हाफ, ये जो वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट वेलोसिटी की वजह से। तो क्या है आपका टोटल एनर्जी, दैट इज यू नॉट प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये आपके पास में इसकी टोटल एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि यू नॉट टोटल एनर्जी नहीं है, यू नॉट तो इंटरनल एनर्जी किसके फ्रेम में, ये काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी किसके फ्रेम में है, कंटेनर के फ्रेम में या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पता है, प्लस आप उसमें क्या ऐड कर दीजिए, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए।
क्लियर? तो एप्रोप्रिएट वर्ड जो आपके पास मेरा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। कभी कोई बात आ जाए पूछे तो बोल देना कि सेंटर ऑफ मास, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो डिसऑर्डर्ड मोशन आपको दिखाई दे रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी आपके पास में है दैट इज इंटरनल एनर्जी। तो वो एनर्जी जोड़ दी, प्लस जो आपके पास में सेंटर ऑफ मास की जो एनर्जी थी दैट इज V0, तो वो आपने उसमें ऐड कर दिया। क्लियर है कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसकी वजह से आती है बच्चों? डिसऑर्डर्ड मोशन। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। क्लियर बात? ठीक है। बच्चों अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने में ये लॉ बहुत हेल्प करेगा। तो वो सिंपल सी बात इसने बोली जैसे एक आइडियल बाप होता है। आइडियल बाप क्या करता है? अपने बच्चों में प्रॉपर्टीज को इक्वल बांट के चला जाता है। मान लीजिए जैसे एक बाप है, उसके 3 बच्चे हैं, तो उसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड बाय 3 कर देगा। भाई एक तू रख, तू रख, तू रख, खत्म। सेम बात ये करता है। उसने ये बोला कि आइडियल गैस में जो एनर्जी है वो भी एक आइडियल बाप की तरह बिहेव करती है। आइडियल बाप मतलब पिताजी की तरह बिहेव करती है और सब में बराबर बराबर एनर्जी को बांटती है। क्या स्टेटमेंट थोड़ा देख लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 RT। मतलब एक मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी कितनी है? ½ RT। सब में इक्वल है। एक मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में एनर्जी होगी ½ RT। और उसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो मल्टीप्लाई टोटल एनर्जी के लिए 5 कर दीजिए। और कुछ आपके पास में कुछ F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूँ क्या है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट? ये है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 RT। इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 RT। मतलब एक मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में कितनी एनर्जी होती है? ½ RT होती है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं 1 मोल के लिए ना। अभी हम 1 मोल की बात कर रहे हैं। 1 मोल की बात चल रही है यहाँ पे आपके पास। तो 1 मोल में अगर मैं बात करूं, अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी कितनी होगी आपके पास में? RT/2। अगर किसी पास में जैसे आप कोई भी एक मोनोटॉमिक है, डायटोमिक, कोई भी गैस हो सकती है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए कुछ F है। अगर मैं बोलूं F डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी, हैव इंटरनल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? इसमें F मल्टीप्लाई दैट इज F RT/2। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। ठीक है। अगर यही बात मैं ये बोलूं कि N मोल विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम, विल हैव इंटरनल एनर्जी, N मोल के पास कितनी होगी? इंटरनल एनर्जी। तो आप क्या बोलेंगे? देख, 1 मोल के पास में इंटरनल एनर्जी है F RT/2। F आप डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो अगर आप N मोल के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई N कर देंगे दैट इज N F RT/2। तो अगर आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी तो उसका एक्सप्रेशन आएगा N F RT/2। ये एक्सप्रेशन है बच्चों इंटरनल एनर्जी। क्विक रिवाइज करते हैं बात को। मास्टर ने क्या बोला? मास्टर ने बोला कि 1 मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में जो एनर्जी होगी वो ½ RT/2 होगी। सॉरी ½ RT होगा या फिर RT/2 होगा। यही तो है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्विपार्टीशन में सब में बराबर बांट दिया। इसने बोल दिया कि 1 मोल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में इतनी एनर्जी है, चाहे वो कैसा ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल है, ट्रांसलेशनल है, वाइब्रेशन, कुछ भी, इसका एनर्जी कितनी होगी? RT/2। तो अगर आप बात करेंगे अगर हम 1 मोल के लिए चलें तो हम क्या बोलेंगे? 1 मोल की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी कितनी है? RT/2। ये तो लो बता रहा है आपको। अगर इसके F डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? F RT/2। और अगर यही बात N मोल्स के लिए हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? N मोल विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम NF RT/2। बच्चों ये आपके पास में इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है ये बात? ठीक है बच्चों, ये कहानी क्लियर है। अभी एक और चीज मैं आपको बताता हूं। एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और नाम आपने सुना होगा, ऐसा नहीं आपके लिए नया है ये नाम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको किससे नोट करते हैं? K से नोट करते हैं। जो सिंपल रहता है आपके पास वो K रहता है। K का एक्सप्रेशन बनता है, K होता है गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Na। K क्या होता है आपके पास में? गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय Na। Na की वैल्यू पता है आपको? दैट इज 6.022 10 टू द पावर 23। ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास में। Na की वैल्यू पता है। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू जो K की जो आपके पास में आती है वो वैल्यू आती है आपके पास से 1.38। मतलब याद मत रखिएगा, फिर भी देख लीजिए 1.38 10 टू द पावर -23।
10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये आती है आपके पास में के की वैल्यू। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1.38 10⁻⁻23। और यहां पे आप इजीली निकाल भी सकते हैं, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, एन ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अभी हम इसको मॉलिक्यूल के लिए लेके चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो आ गई आपके पास में हाफ RT। समझ में आ गई। अगर यही बात मैं पूछूं एक मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, एक मॉलिक्यूल के लिए, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसको दैट इज ये हाफ RT/2 एनर्जी किसकी है, RT/2 एनर्जी बच्चों किसकी है, एक मोल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं Na, या फिर ऐसे बोल दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ Na मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। ये क्या था, जैसे इंटरनल एनर्जी ये था RT/2 दैट इज इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सेम का सेम है। पर एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर मैंने यहां पे Na मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, अगर मैं यही बात ऐसे बोलूं इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज बिकम RT/2 डिवाइड बाय N। कुल मिला के ये है यार, ये Na मॉलिक्यूल्स की डिग्री पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी है। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल की देखें डिवाइड बाय Na कर देंगे, और R/Na कितना बन गया बच्चों, R/Na अभी हमने देखा क्या होता है, वो K होता है। तो इसको आप लिख दें दैट इज KT/2, दिस इज बिकम KT/2। समझ में आ रही है बात। तो यहां पे एक बात समझिए मेरी, जो RT/2 है, RT/2 वो है एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आप बोलेंगे KT/2 तो ये क्या है, दिस इज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गई, ये क्या है बच्चों, एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये क्या है, दिस इज एनर्जी को यू से लिख दिया U पर मॉलिक्यूल, दिस इज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ में आ गई। तो हमने कुछ नहीं किया, हमें पता था एक मोल के लिए पता है, तो एक मोल में N मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड बाय N करते हैं तो बात बन जाएगी। तो ये आ गया आपके पास, समझ में आ गई बात। तो ये एक्सप्रेशन बन गया 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे क्या बनेगा आपके 1 मॉलिक्यूल के लिए 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी बच्चों, KT होगी। और अगर आप बात करेंगे भाई साहब F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो कितनी हो जाएगी, F KT/2। और एक्सप्रेशन कितना बनेगा इंटरनल एनर्जी का, U इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा दैट इज NF KT/2, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां पे N क्या है आपके पास में, N हो गया क्या, यहां पे कैपिटल N क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यहां पे जो N है वो क्या है आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल। अरे इसमें कुछ नहीं किया यार हमने, सिंपल सी बात आप समझिए। मुझे अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखना होता, तो मैं क्या करता, ऊपर नीचे Na मल्टीप्लाई कर दूं। आपके इसमें एक्सप्रेशन क्या है देखिए, मैं इससे डायरेक्ट कन्वर्ट करके दिखा देता हूं। ये एक्सप्रेशन है NF RT/2। मैं बोल रहा हूं मुझे नंबर ऑफ मोल नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। तो आप क्या बोलते, ऊपर नीचे Na मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया। तो N मल्टीप्लाई Na तो हो गया मॉलिक्यूल, तो कैपिटल N बन गया इसका। ये बन गया F, R/Na क्या बन गया, KT/2। वही तो लिखा होगा एक्सप्रेशन। अब मेरी बात समझिए, अगर आपके पास, हाँ भाई, अगर कभी ऐसे बोले कि इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, दैट इज RT/2। अगर बोले डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो बनेगा आपके पास में KT/2। डिफरेंस समझ में आ गया। RT/2 क्या है आपके पास में, इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। KT/2 क्या है, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। तो दोनों एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये बच्चों बेसिक बात थी आपके पास में इंटरनल एनर्जी की। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने एक चार्ट बनाया था और इस चार्ट को हम भरेंगे और इस चार्ट से पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी ना, मतलब सब जितने सवाल बन सकते सब हम इस चार्ट से ही कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो पढ़ा है इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या क्या पढ़ा है मुझे बताइए। इंटरनल एनर्जी क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, यू आपने पढ़ा दैट इज NF RT/2। ठीक, एक और एक्सप्रेशन पढ़ा था आपने, वो क्या था, कैपिटल N F KT/2। ये दो एक्सप्रेशन पढ़े आपने। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो स्मॉल n है आपके पास में, ये किसको शो करता है, मोल को शो करता है, नंबर ऑफ मोल। और यहाँ पे जो कैपिटल n आता है आपके पास में, वो क्या, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
और आपको पता है यार एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एन मॉलिक्यूल होते हैं। ये के क्या है बच्चों, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के को आप जानते हैं। अच्छा इस के और एफ में रिलेशन, के और आर में रिलेशन नहीं पता आपके पास, क्या होता है, इट इज आर, इट इज के इज इक्वल टू आर बाय एन ए, इट इज के इज इक्वल टू आर बाय एन ए, ये आपने पढ़ चुके हैं आप, इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते थे। तो यार अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो पूरा चार्ट हम सही ढंग से भर सकते हैं। ये जो चार्ट हमने बना रखा है, देखिए कैसे करेंगे अपने इसको। हाँ भी इसका रिलेशन पता है, के इज इक्वल टू आर बाय एन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपसे कभी ये पूछे, ये वो वही स्टेटमेंट वापस रिपीट करो जिसके मैं अभी पहले बात कर रहे थे, अगर आपसे पूछे इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, कभी कोई पूछ रहा है इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने कहा नंबर ऑफ मोल कितने, आपने बोला पर मतलब 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना 1, तो आपके पास में इंटरनल एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, दैट इज RT/2। समझ में आ गया एक्सप्रेशन। यही कोई बोले इंटरनल एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मोलिक्यूल के कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। एन की वैल्यू पर मोलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल 1 होगी, एफ की वैल्यू पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी तो KT/2। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आपको इसी एक्सप्रेशन से ये पूरा कर्व भरना है, ये पूरा जो हमने चार्ट बनाया चार्ट भरना है। एक बार आप बताइए मुझे क्या क्या वैल्यूज आएगी। नेचर ऑफ गैस है मोनो, डायटोमिक और पॉलीएटोमिक लीनियर, बिकॉज दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होते हैं, पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर। यहां तक हम पहले बढ़ चुके थे, ठीक है। आपको इसी को बनना है आगे, फिर इंटरनल एनर्जी पर मोल बताना है और फिर इंटरनल एनर्जी पर मोलिक्यूल बताना है। दिस इज पर मोल, दिस इज पर मोलिक्यूल। समझ में आ रही है बात, ये पर मोलिक्यूल। फिर आप मुझे तो भर के बताइए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और आप पूरा मुझे भर के बताइए क्या क्या जवाब आएंगे आपके पास। जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये सब लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बताएं, जब तक तो कुछ ना बोले आपको सब रूम टेम्परेचर पे करना है। हाँ बनाए इसको, अभी कर रहे हैं, देखिए मैं कर रहा हूं, अगर आपने कर लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए। मोनोटोमिक के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रूम टेम्परेचर पे कितने होते हैं, देखिए ट्रांसलेशन के होते हैं 0, सॉरी ट्रांसलेशन के होते हैं 3, रोटेशन के कितने होते हैं 0 मोनोटोमिक के अंदर, टोटल कितने बन गए 3 बन गए, ये हम पहले बात कर चुके थे। डाईएटोमिक और या फिर बात करें पॉलीएटोमिक लीनियर, तो ट्रांसलेशन के कितने होते हैं 3, और पॉलीएटोमिक लीनियर है आपके पास में तो उसके 2 ही आते हैं आपके पास में, IX 0 हो जाता है, यहाँ पे टोटल कितने बन गए 5 बन गए। पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर में ट्रांसलेशन के 3 आते हैं, रोटेशन के भी 3 आते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं। इतना सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, सुनना, इंटरनल एनर्जी में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इंटरनल एनर्जी पर मोल, और अगर पर मोल लिखा हुआ है तो एन की वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी, 1 पुट हो जाएगी। टोटल डिग्री ऑफ, टोटल इंटरनल एनर्जी पूछे, टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी हुई, तो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बचा, एन की वैल्यू 1 होगी, दैट इज FRT/2 बच गया, FRT/2, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे इसके लिए। अब देखिए टोटल के लिए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 3, तो F की जगह कितना पुट हो जाएगा 3, तो ये कितना बन जाएगा 3RT/2। समझ में आ रही है। और हमें टोटल की जरूरत पड़ेगी आने वाले सवालों में, तो हम जो रिक्वायर्ड है उसको ब्लैक से लिख लेते हैं, दैट इज 3RT/2। अब इसमें चलते हैं, डाईएटोमिक पॉलीएटोमिक लीनियर के अंदर टोटल, तो टोटल के लिए यहाँ पे जो F पुट होगा टोटल पुट करना पड़ेगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितने हैं बच्चों, 5 है यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा 5RT/2। तो ये इंटरनल एनर्जी आ गई पर मोल की आपके पास, ठीक है। अगर पूछे पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर, तो यहाँ पे F की वैल्यू टोटल पुट कर दिए, 6 आ गया आपके पास, दिस इज बिकम 6RT/2, ठीक है। टोटल आ गई। अब ये पूछे नहीं सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से बताइए इंटरनल एनर्जी कितनी है, सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से, तो हमें पता है कि यार लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल एनर्जी जाती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रांसलेशन की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे आप 3 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा 3RT/2। रोटेशन की वजह से, तो देखा रोटेशन की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 0 है, तो 0 होगी। मतलब जितनी एनर्जी मोनोएटॉमिक में है इंटरनल एनर्जी, वो सबकी सब ट्रांसलेशन की वजह से, रोटेशन की वजह से नहीं है। इसमें अगर आप देख रहे हैं ये टोटल 5RT/2 हो गया। अगर आप ट्रांसलेशन की वजह से कितनी, तो ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3, तो ट्रांसलेशन की वजह से 3RT/2,
रोटेशन की वजह से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे 2, तो उसकी वजह से कितना का 2RT/2। मतलब डाइएटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक लीनियर की टोटल इंटरनल एनर्जी है 5RT/2। इसमें 3RT/2 है ट्रांसलेशन की वजह से और 2RT/2 है रोटेशन की वजह से। फिर अगर आप बात करें पॉलीएटॉमिक और नॉन लीनियर, तो इसमें ट्रांसलेशन की वजह से कितना आएगा 3RT/2 और रोटेशन की वजह से भी कितना आएगा आपके पास 3RT/2। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पे चलते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे डिफरेंस क्या बच्चों, यहां पे बोल रहा है पर मोल और यहां पे क्या बोल रहा है पर मोलिक्यूल। तो पर मोलिक्यूल क्या एक्सप्रेशन बनता है, F सेम, बस R की बजाय क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। R की बजाय क्या बन जाएगा बच्चों, K बन जाएगा। तो सेम के सेम रिजल्ट आ जाएंगे, बस R की बजाय क्या पुट कर देंगे, K पुट कर देंगे। देखिए तो ये बन गया आपके पास 3KT/2, कितना आसान है। देखिए यहां पे कितना बन जाएगा 5KT/2, ये कितना बन जाएगा 6KT/2। समझ में आ रहा है? यहां पे अगर आप देखेंगे 3RT था तो यहां पे भी क्या, बस R की बजाय क्या कर दो, K कर दो। यहां पे क्या बन जाएगा 3KT/2, यहां पे 2KT/2, यहां पे 0, यहां पे 3KT/2 और यहां पे भी 3KT/2। कितना आसान था देखिए। तो आप क्विक इसको कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हुआ था फिर भी आप छापिए मत मेरे हिसाब से, फिर एक बार करके देखिए, फिर आप मैच करिए। कुछ नहीं कर रहे यार, ये एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं। उसमें पर मोलिक्यूल लिख देते, n की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू यहां से देखते रहिए और पुट करते रहिए। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट था, उससे इंटरनल एनर्जी लिंक होगी, इस इंटरनल एनर्जी से आगे जाएंगे तो टोटल एनर्जी भी इससे लिंक होगी। समझ में आ गई? ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों आपको यहाँ पे 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं और दोनों इसी लिंक्ड है इंटरनल एनर्जी से। आप मुझे करके बताइए। सबसे पहले यह सवाल करते हैं, इसमें लिखा हुआ है फाइंड टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल हलवा सवाल है बच्चों, करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। पहले इसको सोल्व करिए। हाँ भी हुआ। देखिए मुझे इसमें एक्सप्रेशन पता है, इसलिए बात है, अपने एक्सप्रेशन पता है। बात मोल्स की हो रही है मोलिक्यूल की, पहले वो चेक कर लीजिए। मोल्स की बात हो रही है तो 2 एक्सप्रेशन पता है मुझे, NFRT/2 पता है, एक कैपिटल N, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है N कैपिटल N FKT/2। पर ये तब लगा जब मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोल की, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब इसमें देख लीजिए वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल हलवा सवाल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3 और टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, पर यहाँ पे 27 डिग्री नहीं, कैस में चाहिए, केल्विन में चाहिए। तो हम लिखे 273 प्लस 27 डिग्री, ये अपना फेवरेट बन गया, दैट इज 300 केल्विन। क्लियर? हमने यहाँ पे लिखा n की वैल्यू 3। f, अरे यार f तो रह गया, f डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर कैसे चेक करूं, कैसे चेक करूं भाई साहब? हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, डाइएटोमिक, मोनोटोमिक, पॉलीएटोमिक, कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस इज डाइएटोमिक, दिस गैस इज डाइएटोमिक, दिस इज डाइएटोमिक, ये आपको पता होना चाहिए। डाइएटोमिक, H2 बोलते हैं ना इस गैस को, H2 गैस तो डाइएटोमिक है। और डाइएटोमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? सर कौन सा पता लगेगा, वाइब्रेशन लेना है कि नहीं लेना? भाई साहब जब तक मेंशन नहीं करे वेट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, तब तक आपको वाइब्रेशन लेना नहीं है। यहाँ पे तो 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है, आपको 100 डिग्री बोल दे, जब तक ये ना मेंशन करे वाइब्रेशन कंसीडर करो, फिर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाए तब जाके वाइब्रेशन लेने होते हैं, नहीं लेने होते। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे बच्चों? 5 आते हैं डाइएटोमिक के, मोनोटोमिक के 3, डाई के 5 और पॉलीएटोमिक नॉन लीनियर के 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 3। F की जगह बच्चों आ गया 5, R की जगह R रख देते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर आ गया 300 डिवाइड बाय 2। अगर R की वैल्यू पुट करनी होती तो आप 8.314 आप पुट कर 8.314 जूल पर केल्विन आ जाएगी ना आपके पास। तो अगर आप 8.314 पुट करेंगे तो एनर्जी आपके जूल में आएगी। क्लियर? मैं एक बार R में पढ़ा रहने देता हूँ, इसको थोड़ा सोल्व करके देखता हूँ कितना बन गया मेरे पास। ये यहाँ पे ये बन गया 150 और यहाँ पे ये बन गया 50, तो ये बन गया 2250 R, इंटरनल एनर्जी बन गई 2250 R। अब बच्चों मान लो रिजल्ट R की टर्म में ना हो, जूल की टर्म में हो, तो ये पूरा सोल्व कर लेंगे। फिर 2250 और 8 की R की वैल्यू पुट कर दी, इतना जूल आपके पास आंसर आ जाएगा।
आर की यूनिट देखिए 8.314 जूल पर कैलोरी। तो अगर जूल में रिजल्ट चाहिए तो ये निकाल लेंगे। तो कुछ में भी कुछ कन्वर्ट वगैरह करना हो, कैलोरी में करना हो तब भी कर सकते हैं, बिकॉज आप पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो कैलोरी में चाहिए होता है इसको डिवाइड कर देंगे 4.2 से तो बात बन जाएगी। अभी ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें यूज नहीं है। 1 कैलोरी 4.2 जूल, समझ में आ गई बात। अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल आता है, एक्चुअली 4.18 आता है आपके पास। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूसरा सवाल है आपके पास, इसको आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। अभी हुआ। देखिए सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक गैस इज के नॉट। कौन सी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यार अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम देखें डाइएटॉमिक गैस को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं तो डाइएटॉमिक गैस के जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं वो आते हैं 5, सही। ट्रांसलेशन की वजह से कितने आते हैं बच्चों? 3। और रोटेशन की वजह से कितने आते हैं आपके पास? 2 आते हैं। आपको पता है कि अगर आप टोटल एनर्जी लिखते हैं तो बनता है NFRT/2, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि जो आपके पास में रोटेशनल थे, सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो थी के नॉट। तो रोटेशन में एन की जगह एन पड़ा रहने दो, नंबर ऑफ मोल्स कुछ मान लो एन, मुझे नहीं पता। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन में से कितने थे? 2RT/2। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? के नॉट। यहां से पता लग गया कि NRT की वैल्यू कितनी है आपके पास? के नॉट। समझ में आ गया? ये गिवन था सवाल में। अब ये क्या पूछा? ट्रांसलेशनल बताओ, टोटल बताओ। तो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? दैट इज NFRT/2 में F की वैल्यू टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट कर दूंगा 5, तो कितना बन जाएगा? 5RT/2। 5RT/2, 5 एक n भी लग गया, 5NRT/2। NRT की वैल्यू के नोट है तो कितना बन गया? 5K0/2। तो ये तो बन गया टोटल एनर्जी। एक आंसर तो बच्चों ये हो गया आपके पास। फिर इससे पूछा ट्रांसलेशन वाली बताओ। तो ट्रांसलेशन में एनर्जी ये एक्सप्रेशन यूज करूंगा। तो ट्रांसलेशन में से कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम थे? 3 थे। तो आपने लिखा N3RT/2 और NRT की वैल्यू के नोट है तो कितना बन गया? 3/2 के नोट। तो एक जवाब आपके पास ये हो गया। समझ पा रही है बात? तो अगर आपको सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से चाहिए होते हैं तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट कर दो, टोटल चाहिए तो टोटल पुट कर दो, रोटेशन चाहिए रोटेशन पुट कर दो। समझ में आ रही है बात? ये हमने जो चार्ट टाइप बनाया था उसमें हमने ये बात समझ ली थी, उसमें हमने सब देखा था भाई इस वाली गैस में रोटेशन की वजह से कितना है, ट्रांसलेशन की वजह से कितना है। आसान था, कर पाए आप इसको? ठीक है बच्चों, अभी हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मोलार हीट कैपेसिटी। और ये सब मतलब कुछ कुछ चीज़ें आप इसके जानते होंगे पहले से। देखिए आपने कभी ये एक्सप्रेशन पढ़ा होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन पढ़ा है कभी? यहाँ पे क्या होगा कि कितनी हीट रिक्वायर्ड है ताकि m मास का टेम्परेचर 3 डिग्री से चेंज किया जा सके। तो हम ये एक्सप्रेशन डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा थीटा। S क्या होता है? S होता है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। S इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसा हो गया आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या बोलता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये होगा भी 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। क्या? 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट जो होती है आपके पास, रिक्वायर्ड हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे दिखाई दे रही है लैंग्वेज? देख सी बात है, एस जो आया था पास वो कितना है? डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा थीटा। तो अगर तुम मास की वैल्यू तो 1 ग्राम पुट कर दे, डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 डिग्री पुट कर, तो एस किसके बराबर है? डेल्टा क्यू के। यहाँ पे क्यू आएगा तो एस किसके बराबर आ गया आपके पास में? क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं भी अगर 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट होगी आपके पास जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस।
जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। लैंग्वेज समझ में, ये एक्सप्रेशन में आता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो इस Q के बराबर है कब, जब m की वैल्यू 1 और डेल्टा थीटा की वैल्यू 1। तो आप क्या बोलेंगे, 1 ग्राम का मास 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी, यहाँ पे केजी नहीं है, यहाँ पे ग्राम आएगा आपके पास, बिकॉज मास हम ग्राम में लेके चल रहे हैं। तो बोलते हैं 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसे आपके पास में एक एक्सप्रेशन आता है, एक टर्म आता है दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। उसका नाम है वहां पे एस है, वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा। समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो सी टर्म होता है इसको बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी। समझ में आ गया। अगर आप इसकी डेफिनेशन बात करें इसलिए क्या हो गया, तो आप लिखेंगे C क्या आ गया, Q इज इक्वल टू एन बाई डेल्टा थीटा। तो आप क्या बोलेंगे, अगर ये C Q के बराबर आ जाएगा कब, जब n की वैल्यू 1 हो, डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो। तो क्या बोलें, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, यहां पे क्या बोलेंगे, 1 मोल का टेम्परेचर, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, ये इंक्रीज का सिंबल है ना, required heat is called molar heat capacity, molar heat capacity। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 मोल है, वहां पे क्या है आपके पास में 1 ग्राम। आपको यूनिट से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ C, तो क्या आएगा आपके पास, Q की यूनिट होगी जूल, n मोल है आपके पास तो आप मोल लिख देंगे यहाँ पे, और चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या फिर केल्विन बोल दीजिए, एक ही बात है ना, डिफरेंस है, डिफरेंस तो बराबर ही आएगा दोनों में। समझ में आ गई। तो ये टर्म क्या आती है, मोलार हीट कैपेसिटी। टर्म क्लियर है। Q का एक्सप्रेशन 2 आता है, एक तो आता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, और एक यहाँ पे आपके पास में एन सी डेल्टा थीटा। ये सब आप उसमें पढ़ते हैं, ये जो आपके पास में कैलोरीमेट्री है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो ये टर्म्स आपको क्लियर होगी दोनों कि मोलार हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। क्लियर, ठीक। अब सुनिए, ये जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो हर एक प्रोसेस के लिए डिफरेंट आती है। मतलब अगर आपके से प्रोसेस डिफरेंट होगा तो मोलार हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ये कैलोरीमेट्री पढ़ लेते हैं तो इसकी ठीक है, आपको दिक्कत आप नोट करेंगे, तो हम पहले पढ़ चुके हैं इसको कैलोरीमेट्री के अंदर। अच्छा, अभी हम थोड़ा देखते हैं। ये हमारे पास C इज इक्वल टू Q बाई एन, ये सब एक्सप्रेशन बन गया। अब मैं ये बोल रहा था दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन, मोलार हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर आगे प्रोसेस डिफरेंट होगा तो मोलार हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर आप देखेंगे फॉर कांस्टेंट, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब समझते हैं ना बच्चों, आइसोकोरिक का मतलब क्या है जी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। और आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो ये जो मोलार हीट कैपेसिटी है वो CV के बराबर आएगी। इसको C को उस टाइम पे क्या लिखेंगे, CV। अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे C की बजाय क्या लिखना पड़ेगा, CV लिखना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है। आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। और इसके बाद में मैं प्रूव भी करके दिखा दूंगी कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये वाला C CV के बराबर क्यों होगा आपके पास। और इस CV की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है F/2R। CV इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, F/2R। इसका भी डेरिवेशन हम बाद में देख लेंगे, अभी नहीं देख पाएंगे उसको, आगे थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम देख लेंगे। समझ में आ गई। हमने क्या सीखा यहाँ पे कि Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा होता है, ये C प्रोसेस पे डिपेंड करता है। हर एक प्रोसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। अगर आइसोकोरिक होगा तो यहाँ पे C की बजाय CV लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, तो ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज कांस्टेंट प्रेशर। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर होगा C की जगह क्या लिखा जाएगा, CP लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है। कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट तो आपने CV कर दिया, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब आप CP लिखेंगे। अब ये CP किसके बराबर आता है, ये CP आपके पास में आता है दैट इज CV प्लस R,
सीपी का जो एक्सप्रेशन है बच्चों, सीपी क्या है आपके पास, सीवी प्लस आर। ये बात आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और केमिस्ट्री में बहुत बार यूज भी होती है, तो आपको शायद पता भी हो। ये है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी, सॉरी सीपी है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी है मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और आर क्या आपके पास, गैस कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दैट इज F/2R प्लस आर, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, सीवी को F/2R लिखा जा सकता है। ये क्या बन गया, R ब्रैकेट में 1 प्लस F/2, तो ऐसे लिख देंगे तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं होगी यार। आपने क्या किया, बस आप ये याद रखिए Cp इज इक्वल टू CV प्लस आर। सीवी को लिखते हैं हम F/2R, तो यहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करिए। F क्या है, F है आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C आपके पास है, मैंने बोला भी Q इज इक्वल टू NC डेल्टा थीटा। C होगी मोलार हीट कैपेसिटी। फिर मैंने बोला भाई साहब ये C किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस आपके इसमें वेरी करेंगे तो C की वैल्यू भी वेरी करेगी। अगर प्रोसेस आपके पास में आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो C की जगह क्या लिखेंगे, CV लिखेंगे। तो CV का नाम क्या हो गया, CV इज मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, F/2R के। अगर प्रोसेस आइसोबारिक होगा, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और C की बजाय क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे। और CP क्या होता है बच्चों, CP होता है भाई साहब CV प्लस आर। CP क्या होता है, CV प्लस आर। क्लियर। और अगर CV प्लस आर होता है, CV की वैल्यू पता है F/2R, तो आप यहां पुट कर देंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, CV हो गया आपके पास मोलार हीट कैपेसिटी, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आप बात करें CP की, तो CP क्या हो गया, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आ गई बात। अच्छा, और अगर आप पूछो F क्या है, तो F हो गया मेरे पास में, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर तो अभी ये बोर्ड भर गया, पहले आप इसमें इतनी बात को छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, इस पे और चर्चा करते हैं, ठीक है। छाप लीजिए। तो बच्चों मोलार हीट कैपेसिटी में जितनी चीजें हमने देखी है, एक बार थोड़ा देख लेते हैं, और उसमें फिर एक और टर्म भी हमें पढ़ रही है, सीवी का एक बोला आपने, सीवी इसका नाम समझ में आ गया, ये क्या है, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका एक्सप्रेशन क्या है, इसका एक्सप्रेशन है F/2R। F यहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली आपने एक टर्म पढ़ा CP, CP क्या होता है, CP होता है CV प्लस आर। CP क्या होता है बच्चों आपके पास, दैट इज CV प्लस आर। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। आपको पता है CV की वैल्यू F/2R, तो आप चाहते हैं पुट भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा R ब्रैकेट में F/2 प्लस 1, ऐसा एक्सप्रेशन भी लिखा जा सकता है। एक टर्म होता है गामा। गामा क्या होता है, गामा होता है CP/CV। गामा क्या होता है आपके पास, CP/CV। ये टर्म कई बार यूज होती है, गामा फॉर मोनोटोमिक गैस, गामा फॉर डायटोमिक गैस, ये सब अभी हम निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। CV CP, CV का एक्सप्रेशन याद लीजिए F/2R, CP होता है CV प्लस आर, CV प्लस आर होता है CV को पुट करो, आगे रिजल्ट मिल जाए। गामा होता है CP/CV। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए कुछ भी लिख सकता हूं, पर ये मेन बात है। इसको अगर आप देखें तो CP को आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज F/2 प्लस 1 ब्रैकेट में R, और डिवाइड बाय आप कर, दैट इज F/2R। ये इसको यहाँ पे मार देगा आपके पास, तो ये टर्म बन जाएगी F+2 डिवाइड बाय F, ये भी गामा बन जाएगा। पर मेरी एडवाइस ये सब आप याद रखिए। मेरी एडवाइस सिर्फ ये है कि आप CV का एक्सप्रेशन याद रखिए, CP को इतना याद रखिए CV प्लस आर, और गामा याद रखिए CP/CV। ये तीन चीजें अगर आपको याद रहेगी तो आप नहीं फंसेंगे कभी, ठीक है। अब आइए अपने सब इंडिविजुअल सभी गैसेस की रिजल्ट निकालते हैं। अगर मैं बात करूं मोनोटोमिक गैस की, मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनोटोमिक गैस के लिए आप CV बताइए कितना आएगा मुझे, CP बताइए कितना आएगा, और गामा बताइए, ठीक। सिमिलरली फिर अपने चलते हैं डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस हो गया, या फिर आप क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक, दोनों का एक ही बात होती है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहते हैं आपके पास। इसके लिए आप मुझे बताइए CV कितना आएगा, CP कितना आएगा, गामा कितना आएगा, फटाफट पहले आप मुझे निकाल के बताइए। हाँ भाई, बनी बात। कुछ नहीं, मुझे CV का एक्सप्रेशन पता है। CV का एक्सप्रेशन होता है F/2R। तो F की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोटोमिक गैस का, 3। तो F/2R ये कितना बन जाएगा, 3/2R। देखिए कितना आसानी से निकाल दिया। हमें जनरल एक्सप्रेशन पता है, CV होता है F/2R, ठीक। CP क्या होता है, CP होता है CV प्लस आर। CV प्लस आर तो कितना है, 3/2R, ये CV है, प्लस इसमें R कर दीजिए, तो कितना बन गया बच्चों, 5/2R।
और अगर आप गामा निकालेंगे, गामा क्या था, सीपी बाय सीवी, गामा क्या है, सीपी बाय सीवी। जब आप इसको इससे डिवाइड मारेंगे, जब आप इसको इससे डिवाइड मारेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5/3। देखिए मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितना आता है डायटोमिक के लिए, सर 5 आता है, 5 आता है, फटाफट करके बताइए सीवी कितना आएगा, सीपी कितना आएगा। हाँ भाई सीवी कितना आएगा आपके पास, तो सीवी होता है F/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, तो कितना बचेगा 5/2R। सीपी क्या होता है, सीपी होता है सीवी प्लस आर। हम इस एक्सप्रेशन याद नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है सीवी प्लस आर। सीवी कितना है, प्लस क्या कर दीजिए इसमें आर कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये 7/2R। और अगर आप सीपी बाय सीवी निकालेंगे, सीपी बाय सीवी, तो क्या बन जाएगा 7/5। समझ में आ रही है, ये चीजें बेसिक चीजें थी, इसकी में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी बच्चों आने वाले सवालों के अंदर, तो आप याद रख लीजिएगा रिजल्ट ये। क्लियर, ठीक है। अगर यही बात आपके पास में ऐसा होता कि पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, कम जरूरत पड़ेगी, बहुत ही कम जरूरत पड़ेगी इस चीज की, फिर भी हम निकाल लेते हैं पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। इसके लिए वैल्यू निकाल पाएंगे आप, कितनी कितनी वैल्यू आएगी, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितना होता है, फिर आप मुझे बताइए सीवी कितना आएगा, सीपी कितना आएगा और गामा कितना आएगा। हाँ भाई बनी बात। हमें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का आता है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है भाई साहब, 6 रहता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन। तो सीवी कितना बन जाएगा, दैट इज 3R। F/2R करूंगा तो भाई साहब यहाँ पे 6/2 3R बन जाएगा। सीपी कितना बन जाएगा, सीपी बन जाएगा 4R। और गामा कितना बन जाएगा बच्चों, गामा बन जाएगा 4/3। सीपी बाय सीवी ना, दिस इज बिकम 4/3। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से बताओ किसका गामा ज्यादा, मोनोटोमिक का गामा ज्यादा है कि डायटोमिक का गामा ज्यादा है। हाँ भाई मोनोटोमिक और डायटोमिक में से किसका गामा ज्यादा है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो कितना आएगा बच्चों, ये दिस इज बिकम 1.6, ऐसे ही बनेगा ना। और इसकी वैल्यू अगर आप देखें दैट इज बिकम 1.4। तो देखने में लगता है शायद ये वाला गामा बड़ा है, पर एक्चुअल में गामा ऑफ मोनोटोमिक गैस क्या है आपके पास, बड़ा है एज कंपेयर टू गामा ऑफ डायटोमिक गैस। क्लियर। तो इसको आप चार्ट की तरह बना लीजिएगा, जैसे चार्ट हम पहले बनाते आ रहे थे, नेचर ऑफ गैस, फिर आप उसमें लिखिएगा सीपी, फिर लिखिएगा सीवी और फिर लिखिएगा आप गामा। कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चार्ट आप बना लीजिएगा, कैसे बनाएंगे चार्ट मैं बता रहा हूं। इसके बाद आपको चार्ट बनाना है ये, यहाँ पे तो आप लिखेंगे नेचर ऑफ गैस, सबसे पहले इधर लिखिएगा नेचर ऑफ गैस, ठीक। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटरनल एनर्जी लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिएगा सीवी कितना आ रहा है, फिर यहाँ पे लिखिएगा सीपी कितना आ रहा है, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गामा कितना आ रहा है, ठीक है। ये आप कर पाएंगे, करके ये आपके हवाले है, ये आपको करना है और इसको मेमोराइज भी रखना है। क्लियर। तो एक बार आप सब नोट्स रिवाइज कर लेंगे, हमने कई सारी चीजें पढ़ ली, और लास्ट में आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ना, तो आपको देखिएगा हमने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पर चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ रहे, इसमें टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। मैंने पहले बताया था अगर आप सामने होते तो क्या पता ये सब बातें पता होती, अपने फटाफट निकल लेते, पर अभी हम नहीं कर सकते, ये ड्रॉबैक है ऑनलाइन टीचिंग का, पता नहीं बच्चा कितना जानता है कितना नहीं जानता है। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। केटीजी थर्मोडाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही ढंग से पढ़ते रहिए, नोट्स वोट्स रिवाइज करते रहिए, और नोट्स जितने और आप पढ़ेंगे उतना ही कम आपको टाइम सवालों में देना पड़ेगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।